तो यहाँ आता है कि वस्तु की मांग का निर्धारण, कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को डिटर्मिनेट करना है तो इट इज़ नॉट डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर कमोडिटी, उस पर्टिकुलर कमोडिटी पर डिपेंड नहीं करेगी उसकी मांग। उसकी मांग को निर्धारित करने के लिए हमें बहुत से फैक्टर्स जो है उनकी स्टडी कंपलसरी हो जाती है, और हम बहुत ज़्यादा फैक्टर्स को लेकर के स्टडी करते हैं, देन द स्टडी विल इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार के अध्ययन को हम समष्टि में इंक्लूड कर लेते हैं कि जैसे समाज में आय का क्या स्तर है, एटलीस्ट सोसाइटी की इनकम क्या है, सोसाइटी में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है। तो जब आप पूरे समाज की आय, समाज के रोजगार के स्तर का अध्ययन कर करके और फिर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे आते हो, मतलब लार्ज स्केल की स्टडी करने के बाद एक छोटे से पॉइंट पे आए हो, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर व्यष्टि जो है इट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन समष्टि, क्योंकि उस पर्टिकुलर वस्तु की कीमत या मांग जो है वो समाज के आय के स्तर पर निर्भर करेगी और रोजगार के स्तर पर निर्भर करेगी। अगर समाज में आय का स्तर अच्छा है, रोजगार हाई लेवल का है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो उस पर्टिकुलर वस्तु की जो मांग है वो बढ़ेगी, और अगर आय का स्तर कम है और लोगों के पास बेरोजगारी है लोगों में, तो फिर उस पर्टिकुलर वस्तु की मांग कम हो जाएगी। देन नेक्स्ट, उत्पादन की मांग का डिटर्मिनेशन, कि अब अगर जैसे सपोज कीजिए मैं एक पर्टिकुलर फर्म हूँ, मेरी कोई पर्टिकुलर फर्म है और अब मैं उसमें प्रोडक्शन का वॉल्यूम का डिटर्मिनेशन करना चाह रही हूँ कि रियल में मेरा प्रोडक्शन का वॉल्यूम क्या हो, मेरे प्रोडक्शन की एटलीस्ट मात्रा क्या हो। तो इट इज़ नॉट डिपेंड अपॉन मी ऑन माई इंडस्ट्री, ये केवल मात्र मुझ पर या मेरे उद्योग पर डिपेंड नहीं करता है, बट इट इज़ डिपेंड अपॉन ऑन वेरियस फैक्टर्स, ये बहुत सारे अन्य तत्वों पर निर्भर करता है, जैसे कि कुल मांग का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, आय का स्तर क्या है। अगर मांग अच्छी है तो मेरा वॉल्यूम हाई होगा, अगर ऑल इंडिया में या ऑल कंट्री में या ऑल इकोनॉमी में उस प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो मेरा वॉल्यूम हाई होगा। एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अच्छी है तो मेरा वॉल्यूम हाई होगा, इनकम लेवल स्ट्रॉन्ग है तो मेरा हाई होगा। तो मैं केवल मात्र मेरी एरिया की मांग और उसी पर डिपेंड नहीं करेगा, इट इज़ डिपेंड अपॉन द डिमांड ऑफ ऑल कंट्री, नेशनल इनकम लेवल क्या है एटलीस्ट उस पर डिपेंड करेगा। एक मेरे इंडस्ट्री के प्रोडक्शन का वॉल्यूम जो है वो लार्ज स्केल के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है मजदूरी का निर्धारण। अब मुझे मेरे इंडस्ट्री के या मेरे फर्म के लेबर की वेजेस का डिटर्मिनेट करना है, तो क्या मैं कर लूँ मेरे हिसाब से कि ये होगा और मैं उसको वो देना चाहूँगी। तो मेरा जो है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझ तक ही सीमित है, ये अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशन नहीं है। पहले तो मुझे कंट्री के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, वेजेस रेट को फॉलो करना पड़ेगा, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या चल रही है उसको करना पड़ेगा, और रियल में उस पर्टिकुलर फैक्टर की कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है कंट्री में, एटलीस्ट उस पर भी डिपेंड करेगा कि मैं उस साधन को क्या मूल्य दूंगी। सपोज करो मैं लेबर को क्या दूंगी या मैं लैंड का क्या रेंट दूंगी, तो ये केवल मात्र मुझ पे डिपेंड नहीं कर रहा, बल्कि उस फैक्टर की डिमांड और सप्लाई पे भी डिपेंड कर रहा है कि उस साधन की देश में कितनी पूर्ति है और उस साधन की उस कंट्री में कितनी डिमांड है। एटलीस्ट मेरा पैसा देना उस पर भी डिपेंड करेगा। इट मीन्स मेरा जो है वेजेस का डिटर्मिनेशन वो ऑल कंट्री पे डिपेंड करेगा। तो ये जो सारे फैक्टर्स है वो ये शो कर रहे हैं कि स्मॉल पार्ट इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन ऑल इकोनॉमी, कि एक छोटी चीज़ जो होती है वो कहीं मायनों पर एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत फर्म जो है वो उस इंडस्ट्री पे डिपेंड करेगी जिसके अकॉर्डिंग वो चल रही है कंट्री की। अब आता है समष्टि की व्यष्टि पर निर्भरता। अब समष्टि की व्यष्टि पर निर्भरता, इट मीन्स माई ऑल बॉडी इज डिपेंड अपॉन द स्मॉल पार्ट, मेरे कानों पर भी निर्भर करता है, ये पूरा जो है वो इस पर डिपेंड करेगा। इट मीन्स राजस्थान की जो स्टडी है वो इम्पोर्टेंस रखती है अगर आप इंडिया को पढ़ रहे हो। वहाँ पर ये था कि राजस्थान की स्टडी इम्पोर्टेंस थी, इंडिया को पढ़ रहे हो, यहाँ है कि अगर इंडिया को पढ़ना है तो राजस्थान की स्टडी इम्पोर्टेंस रखती है। तो होल पार्ट को अगर समझना है तो स्मॉल पार्ट इज मस्ट नेसेसरी टू स्टडी द स्मॉल पार्ट ऑल्सो। देन फर्स्ट ऑफ ऑल, नीति का निर्धारण व समग्र का ज्ञान। अगर आपको किसी पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करना है या होल कंट्री की नॉलेज लेनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्मॉल पार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्मॉल पार्ट की स्टडी करोगे तब जाकर के आपको समग्र का ज्ञान हो जाएगा कि राजस्थान का इनकम लेवल ये है, बिहार का ये है, उड़ीसा का ये, छत्तीसगढ़ का ये, एक एवरेज लगाया, देन नेशनल इनकम का एक एवरेज आ गया, या किसी का भी पर कैपिटा इनकम का एक एवरेज आ गया।
तो कहीं भी लो, अगर आपको समग्र का ज्ञान करना है तो उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट की स्टडी करना कंपलसरी हो जाता है। जब तक हम स्मॉल पार्ट की स्टडी नहीं करेंगे, हम एक पूरे हॉल की रिसर्च जो है वो इजी गोइंग नहीं कर सकते हैं। तो अगर एक पर्टिकुलर पॉलिसी का भी डिटर्मिनेट करना है कि इंडिया में एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसी हो, तो उसके लिए आपको राजस्थान की एग्रीकल्चर की स्टडी करनी पड़ेगी कि राजस्थान में ये कंडीशन चल रही है, फिर बिहार में, फिर उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, जो भी कुछ है, फिर आप एक एवरेज प्रोविज़न लाओगे कि ये प्रोविज़न बेटर रहेगा एग्रीकल्चर सेक्टर में, इस एरिया को इतनी सब्सिडी और उस एरिया को उतनी सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। उसके बाद उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि। अब यहाँ पर लिखा है कि उत्पादन में समानुपातिक वृद्धि, इट मीन्स अगर किसी कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो गई, सबसे पहले तो आप ये डाल लो, या क्या है कि किसी वस्तु की मांग बढ़ी, तो क्या सभी पर में समान रूप से उत्पादन बढ़ाएगी? अगर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, सपोज करो इसकी डिमांड इंक्रीज हो गई, तो इसके प्रोडक्ट में लगी हुई क्या सभी फर्में वो सेम रूप से उसी रूप से उत्पादन करेगी? नहीं। इट इज़ डिपेंड अपॉन द लॉज ऑफ रिटर्न विच आर ऑपरेट इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री। ये किस पर निर्भर करेगी? उन लॉज पर निर्भर करेगी, उन नियमों पर निर्भर करेगी जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में चल रहा है। अगर एक ही इंडस्ट्री में उत्पत्ति वृद्धि नियम है, देन हायर प्रोडक्शन होगा। बी की में समता नियम है तो कांस्टेंट होगा, जितना पहले था उतना ही होगा, कोई वृद्धि नहीं हो सकती है। और अगर सी की में चल रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम, लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो वहाँ आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। तो ये है कि हर जो है इंडिविजुअल वो सेम रूप से अपना रेशियो नहीं दे रहा। कंट्री में तो डिमांड इंक्रीज हो रही है, एक निष्कर्ष निकल कर के आया, लेकिन आपकी इंडिविजुअल की कंडीशन कुछ अलग अलग कह रही है। तो अगर आपको हायर लेवल की स्टडी करनी है तो आपको पर्टिकुलर इंडस्ट्री का अलग अलग रेशियो निकालना पड़ेगा कि लॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न वाली इतनी है, डिमिनिशिंग वाली इतनी है, कांस्टेंट वाली इतनी है, और फिर ये मिला करके ये हुआ। तो हम कहेंगे कि हॉल इकोनॉमिक की स्टडी करने के लिए वो इंडस्ट्री जो थी वो पावरफुल थी, क्योंकि वो अलग अलग कैटेगरी में थी और उनकी स्टडी करना कंपलसरी हो गया। तभी जाकर के आप बता पाए कि वस्तु की मांग में वृद्धि हुई तो हर फर्म का उत्पादन कितना बढ़ा। अब ये हो रहा है कि कुल मांग में वृद्धि व कमी। कुल मांग में वृद्धि व कमी ये आपकी हॉल इकोनॉमिक डिसाइड करती है कि टोटल डिमांड इंक्रीज हुई या टोटल डिमांड डिक्रीज हुई। बट ये सभी कमोडिटी में नहीं होता है। अगर मांग बढ़ी तो क्या सभी वस्तुओं की बढ़ेगी? नहीं। अगर मांग कम हुई तो क्या वो सभी वस्तुओं की होगी? नहीं। अगर मांग बढ़ती है तो किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कुछ ज़्यादा बढ़ती है, किसी की थोड़ी कम बढ़ती है, फिर किसी की और कम बढ़ती है और किसी की बहुत कम बढ़ती है। तो इस स्टाइल से आपको वेरियस अलग अलग पार्ट की स्टडी कर करके उनसे परसेंटेज रेशियो एवरेज निकाल करके फिर आप बताओगे कि एवरेज डिमांड इतनी बढ़ी। तो हम जब कहें कि कुल मांग बढ़ी तो ये क्या होगा कि कुल मांग का बढ़ना सभी वस्तुओं की मांग को बढ़ना ये सिद्ध नहीं होता है। अलग अलग कमोडिटी की अलग अलग डिमांड करती है, कभी नेसेसिटी के गुड्स की बढ़ती है तो कभी लग्जरीज की बढ़ती है तो कभी कंफर्टेबल गुड्स की बढ़ती है। तो अलग अलग कैटेगरी की कमोडिटीज़ है, हम सबको अलग अलग स्टडी करेंगे तब जा कर के हम हॉल इकोनॉमिक के लिए एक कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि इकोनॉमिक में डिमांड इतने % से इंक्रीज हुई। उसके बाद है कुल मांग, ये हो गया। उसके बाद अर्थव्यवस्था की सामान्य प्रवृत्ति की जानकारी। अब आपको एक ट्रेंड की नॉलेज लेनी है कि रियल में इकोनॉमिक का ट्रेंड कैसे चल रहा है। तो यहाँ पर है कि हमें उन सभी तत्वों, तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करना पड़ेगा जो कि किसी व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत फर्म और व्यक्तिगत इकाई पर प्रभाव डालते हैं। देखो, आपको इस पॉइंट को ध्यान से देखना है। आपको एक इकोनॉमिक के ट्रेंड की स्टडी करनी है, अर्थव्यवस्था के जो है सामान्य प्रवृत्ति की जानकारी कि रियल में इकोनॉमी का ट्रेंड क्या चल रहा है, कहाँ जा रही है हमारी अर्थव्यवस्था। तो आपको इसके लिए सबसे पहले उन फैक्ट, उन प्रिंसिपल और उनकी स्टडी करनी पड़ेगी जो रियल में स्मॉल लेवल को अफेक्टेड पड़ते हैं, इंडिविजुअल को अफेक्टेड करते हैं कि किसी व्यक्तिगत फर्म को इस तत्व ने ऐसे प्रभावित किया तो इसका अर्थव्यवस्था पे प्रभाव ऐसा पड़ा, किसी व्यक्तिगत तत्व ने किसी व्यक्तिगत व्यक्ति को ऐसे प्रभावित करा तो इसका प्रभाव ऑल कंट्री की पॉपुलेशन पे पड़ा। तो यहाँ पर ये ज़रूरी है कि अगर आपको इकोनॉमिक के ट्रेंड की स्टडी करनी है तो आप इंडिविजुअल को उतनी ही इम्पोर्टेंस दोगे, पहले इंडिविजुअल की स्टडी करोगे तब जा कर के ट्रेंड की ओर आप अग्रसर हो पाओगे कि ऑल इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद आर्थिक नियोजन। अगर हमें इकोनॉमिक जो है प्लानिंग प्रिपेयर करनी है
तो इकोनॉमिक प्लानिंग लार्ज स्केल का है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू होता है, पूरी कंट्री के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग प्रिपेयर होती है। बट उसमें क्या प्रोविजंस होते हैं उसमें आपके बहुत सारे टारगेट्स होते हैं कि ये लिटरेसी ये होगी, एजुकेशन ये होगा, हेल्थ ये होगा। अब पॉलिसी के लिए क्या करना पड़ा आपको, इंडिविजुअल की स्टडी करनी ही पड़ी कि हेल्थ लिटरेसी रेट राजस्थान की ये थी, बिहार की ये थी, तो अब क्या प्रोविज़न होगा। तो जब आप पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हो तो आपको स्मॉल स्मॉल एस्पेक्ट को उसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाके पूरी पॉलिसी प्रिपेयर होगी। और स्मॉल एस्पेक्ट को आप कब इन्वॉल्व करोगे, जब आप पहले से उसके बारे में पढ़ चुके हो, उसकी स्टडी कर सकते हो, उसके डीप पॉइंट्स को जो है समझ चुके हो कि राजस्थान ये कह रहा है, बिहार ये कह रहा है, उड़ीसा छत्तीसगढ़ की कंडीशन ये है, वहाँ लिटरेसी रेट ये है, वहाँ हेल्थ फैसिलिटी इतनी है, मेडिकल फैसिलिटी इतनी है, तब जा कर के हमारी गवर्नमेंट एक पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट कर पाती है। तो ये सारे फैक्ट ये शो कर रहे हैं कि रियल में बोथ आर इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। हम केवल मात्र एक को पढ़ें और दूसरे को नहीं पढ़े, एक को ले और दूसरे को छोड़ दें, तो रियल में वो इकोनॉमिक की पूरी स्टडी नहीं होगी। तो लास्ट में आपको कंक्लूजन में लिखना है कि वैसे दोनों का अध्ययन जरूरी है, लेकिन अगर आपका क्षेत्र छोटा है तो व्यष्टि से काम चला लो, क्षेत्र बड़ा है तो समष्टि से काम चलाओ, परंतु दोनों को पढ़ो, दोनों को समझो, दोनों को साथ लेकर के चलने की कोशिश करो, तभी हम अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। तो यहाँ तो ये इंटरडिपेंडेंस चल रहा था। अब आता है डिफरेंसेस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्यष्टि एंड समष्टि, दोनों के बीच में अंतर क्या है। तो हेयर आई एम शोइंग व्यष्टि एंड हेयर आई एम शोइंग समष्टि, मैं दोनों को अलग अलग बता रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका अध्ययन का, फर्स्ट पॉइंट जो है इनका बेस जो है डिफरेंस का वो है अध्ययन, स्टडी। तो यहाँ पर हम किसकी स्टडी करते हैं, एक व्यक्तिगत इकाई की, व्यक्तिगत फर्म की, व्यक्तिगत उद्योग की, व्यक्तिगत वस्तु की, व्यक्तिगत सेवा की। इट मीन इट इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टडी, व्यक्तिगत अध्ययन पर आधारित है। जबकि यहाँ पर हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ संपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है वो हमारे अध्ययन का आधार होता है। नेक्स्ट आता है महत्व, इम्पोर्टेंस। तो इट इज लेस इम्पोर्टेंट कंपेरिजन देन समष्टि, ये समष्टि से अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है क्योंकि स्मॉल लेवल का है, और ये जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होती जा रही है, इसका महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। हर अर्थव्यवस्था में बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इसी के बेस पे किया जा रहा है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है। उसके बाद है सरलता, देन व्यष्टि जो है वो सरल है, बिल्कुल सिंपल है, इजी गोइंग है, कोई मैथमेटिकल ज़्यादा हाई फाई कैलकुलेशंस की आवश्यकता नहीं है। बट आपका जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो थोड़ा कठिन है, जटिल है, एग्रीगेट्स लेने पड़ते हैं, सम लेने पड़ते हैं, समग्र का एग्रीगेट करना पड़ता है आपको, तो ये थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए पड़ जाता है। उसके बाद है सहायक, कि ये हेल्पफुल किस में है, तो ये व्यक्तिगत इकाइयों को अनुकूलतम स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है कि जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती है उसको एक बैलेंसिंग फिगर पर पहुंचाने में ये इकोनॉमिक आपकी हेल्प करती है। व्यक्तिगत इकाइयों को एक अनुकूलतम बिंदु पर अगर पहुंचाना है तो उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र आपकी मदद करेगा, वो आपको एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे या एक बैलेंसिंग पॉइंट पर ले जाएगा, जबकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक अनुकूलतम बिंदु पर ले जाने पर मदद करता है, आपकी होल इकोनॉमी को एक बेस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ले जाकर के सेट करने की जो कोशिश होती है वो आपके समष्टि अर्थशास्त्र द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है सीमा, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक के ये लिमिटेशंस है कि ये वृहद स्तर के समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है। माइक्रो इकोनॉमिक की क्या प्रॉब्लम है कि बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान इसके द्वारा संभव नहीं है। आप कहो कि मुझे प्राइस लेवल की स्टडी करनी है, कीमत स्तर देखना है भारत का, तो उसका संभव इससे नहीं है, जबकि ये संपूर्ण समस्याओं को हल कर सकता है, स्मॉल लेवल की भी कर सकता है और आपकी लार्ज स्केल की जो प्रॉब्लम्स है एटलीस्ट उसका भी सोल्यूशन कर सकता है। तो इसमें संपूर्ण समस्याओं का समाधान संभव है। उसके बाद आता है आपका क्षेत्र, तो ये सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों तक सीमित है। ये जो है वो सीमांत विश्लेषण जो है आपका, जहाँ पर आप मार्जिनल एनालिसिस करते हो, एटलीस्ट ये वहीं तक सीमित है, ये विश्लेषण एटलीस्ट वहीं तक सीमित है, जबकि इसमें राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, राजस्व, मुद्रा, बैंकिंग, इसका जो वो है वो अनलिमिटेड है। तो हम कहेंगे कि इसका स्कोप जो है वो क्या है, नेरो है, और उसका स्कोप वाइड है। इसका स्कोप नेरो क्यों है, क्योंकि ये सीमांत विश्लेषण पर आधारित नियमों का ही अध्ययन करता है,
जबकि वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था, पूर्ण रोजगार, मुद्रा, बैंकिंग, राजस्व सभी की स्टडी जो है वो करता है, इसलिए इसका क्षेत्र व्यापक है। उसके बाद आता है विश्लेषण, एनालिसिस। क्या किया जाता है इसमें? तो इसमें सेवाओं व वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का निर्धारण करते हैं। इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन प्राइस एनालिसिस। ये कीमत विश्लेषण पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर कीमत को एनालिसिस किया जाता है। जबकि ये जो है आर्थिक सिद्धांतों का जो लक्ष्य है वो राष्ट्रीय आय के स्तर व साधनों के योग का निर्धारण करना है। इसका जो लक्ष्य है वो है राष्ट्रीय आय का स्तर और फिर साधनों के योग का निर्धारण करना। एक तो आपकी एक नेशनल इनकम का एटलीस्ट लेवल क्या है, किस स्तर पर राष्ट्रीय आय जा रही है। उसके बाद दूसरा है आपका साधनों के योग का निर्धारण कैसे किया जाए, कि आप जितने भी फैक्टर्स हैं उनका एग्रीगेट किससे किया जाए, तो उनकी आय का निर्धारण करना उस पर बेस्ड है। तो हम इसको कहेंगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन इनकम एनालिसिस। ये आय विश्लेषण पर आधारित है और वो सीमांत विश्लेषण पर आधारित है। नेक्स्ट आता है आधार, कि इसका बेस क्या है स्टडी का। तो यहाँ पर है कि योग को टुकड़ों में तोड़ने पर, योग जो है आपका एटलीस्ट उसको टुकड़ों में तोड़ने के आधार पर आधारित है, अर्थात डिसएग्रीगेशंस। इट इज बेस्ड ऑन डिसएग्रीगेशंस। जो आपका योग है उसको टुकड़ों में विभाजित करना उस पर आधारित है। जबकि ये क्या कह रहा है, टुकड़ों का समग्र योग करना, टुकड़ों का समग्र योग करना उस पर आधारित है। इट मीन्स इट इज बेस्ड ऑन एग्रीगेशन। देन व्यष्टि इज बेस्ड ऑन डिसएग्रीगेशन एंड समष्टि इज बेस्ड ऑन एग्रीगेशन, क्योंकि ये टुकड़ों का समग्र करता है और वो समग्र के टुकड़े करता है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। उसके बाद है निर्देश। ये व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत कीमतों, इनके लिए जो है वो डायरेक्शंस देता है। इंडिविजुअल को एक डायरेक्शन देता है, चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो, इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल यूनिट हो, इंडिविजुअल इंडस्ट्री हो, ये उसको गाइडेंस देता है। जबकि इसका निर्देशन क्या है, टोटल प्रोडक्शन, टोटल कंजम्पशन, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल, ये उसको डायरेक्शन देता है कि रियल में टोटल कैसे निकाली जाए, टोटल आउटपुट किस स्टाइल से डिटरमिनेट किया जाए। तो ये किसको देता है गाइडेंस, टोटल को देता है, और वो इंडिविजुअल को गाइडेंस देता है। और उसके बाद आता है उतार चढ़ाव का अध्ययन। तो इसमें व्यक्तिगत इकाइयों के उतार चढ़ाव की स्टडी की जाती है कि इंडिविजुअल में किस स्टाइल से फ्लक्चुएशंस होते हैं, क्या अप्स एंड डाउन्स हो रहा है इंडिविजुअल एरिया में, इंडिविजुअल सेक्टर में। जबकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, हमारे ट्रेड साइकिल, व्यापार चक्र, एटलीस्ट उसको एनालिसिस करने में हेल्पफुल होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में ये हमारे अंतर के बिंदु हैं। एक बार वापस देख लीजिए। अध्ययन है, महत्व, सरलता, सहायक, सीमा, क्षेत्र, विश्लेषण, आधार, निर्देश व उतार चढ़ाव, ये हमारे इसके अंतर के बिंदु हैं। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक जो है वो समाप्त हो जाता है पूरा, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र।